वो देख लें। समस्त भाई बहनों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देश की आज़ादी के बाद जो हमारे देश में घटनाक्रम हुआ भारतीय इतिहास में, उसका हम अध्ययन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये घटनाएं हैं जो कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं और आम सामाजिक जीवन में समाज के लोगों को ये घटनाएं भली भांति अपने ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए हमें अपने जीवन को आगे लेकर चलना चाहिए। एक समाज के, भारत के आम नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वह आज़ादी के बाद क्या घटनाक्रम हुआ उसका वो स्टडी यानी कि उसकी जानकारी उसे अवश्य रहनी चाहिए। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय गांधी जी नुआखाली पश्चिम बंगाल में थे। तो नुआखाली में वो थे, वहाँ दंगे की आड़ में काफ़ी लोग मारे गए थे। लगभग 5-6 लाख लोगों का अनुमान है। जिस समय आज़ादी मिली तो 5-6 लाख लोग इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी कुर्बानी के बाद में ये आज़ादी हमें मिली। गांधी जी वहाँ सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए वहाँ गए और गांधी जी ने उसमें सफलता भी पाई। उन्होंने वहाँ विपरीत समिति बना दी, हिंदुओं की जिम्मेदारी दे दी मुस्लिमों को और मुस्लिमों की जिम्मेदारी दे दी हिंदुओं को। क्रॉस किया उन्होंने और क्रॉस करके समिति बना करके तब उन्होंने उस सांप्रदायिक दंगों को रोका और उसका असर हुआ भी। और ये काम देखकर माउंटबेटन बहुत प्रभावित हुए और माउंटबेटन ने तभी गांधी जी को वन बाउंड्री मैन की जो एक उपाधि थी, वन मैन ऑफ द बाउंड्री, उन्होंने उसी समय उन्होंने कहा था कि जो काम 50,000 सैनिक ना कर पाए वो अकेले गांधी ने कर दिया। तो ये उसी समय की घटना है। अब गांधी जी दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली काफी संख्या में गाड़ियां लाशों से भरकर पाकिस्तान की साइड से, और जब वो अमृतसर गाड़ी पहुंचती है सुबह को 10 डाउन वेल, तो लाशों से भरी हुई थी। दिल्ली लोग बहुत आते, शरणार्थी आते, तो गांधी जी ने उनके लिए फिर वहाँ कैंप किया। इससे उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई। उसके बाद फिर गांधी जी ने उनके 55 करोड़ रुपए जो उन्हें देने थे उसके लिए अनशन किया दिल्ली में। ये बातें चूँकि NCERT और इन पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ये हुआ था। कुछ ही किताबों में इनका लेख मिलता है। और ये घटनाएं हुई। उधर हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने भी करो और मरो का नारा दिया, क्विट मूवमेंट जिसे कहा जाता है। उसमें RSS ने अपने आप को रिजर्व रखा। राजद RSS ने उस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि RSS उस समय अपने इतनी शक्ति में भी नहीं था। दूसरा ये कि RSS अपने आप को बचाने की भूमिका में था। वो अपने आप को बचाकर लेकर के आए, इसीलिए इसी ध्येय पर वो चल रहे थे। क्योंकि गांधी जी की जिस समय मृत्यु हुई उस समय RSS पर ये आरोप लगे और हमारे माननीय सरसंघचालक गोलवलकर जी, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उन्होंने साहस का परिचय देते हुए वो संगठन को निकाल ले गए और संगठन को उन्होंने टूटने नहीं दिया। इसी कार्य के लिए उन्हें जाना जाता है और संगठन के लोगों को खड़ा करने में, संगठन को खड़ा करने में उनका काफ़ी योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही ये बात रखी कि भारतीय मुसलमानों को भारतीय संस्कृति में मिलना होगा, तभी वो लोग यहाँ रह सकते हैं। ये उनका आखिर तक विचार रहा। तो मैं एक बात और बता दूं कि जिस समय आज़ादी हमें मिली और संविधान बना, तो संविधान में आर्टिकल नंबर 30 फर्स्ट में व्यवस्था की गई कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने
इच्छा अनुसार संस्था का चयन करके अपनी संस्था चला सकते हैं, शिक्षा संस्था। इसी का दुरुपयोग करते हुए अल्पसंख्यकों ने यहाँ अपने जो वक्फ बोर्ड के द्वारा और जो अपने विद्यालय थे, मदरसे थे, उनमें उन्होंने तालीम दी और शिक्षा, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का सहारा नहीं लिया, अपनी धार्मिक शिक्षा का उन्होंने विकास किया। इसीलिए उनके अंदर कट्टरवाद मिलता है। यदि उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ा जाए और राष्ट्रीय शिक्षा से अवगत उन लोगों को किया जाए तो उनकी जो सोच है वो इस तरह से नहीं होगी। उन्हें धर्म के प्रति जो उनके वो कट्टरवाद उनके अंदर होता है वो केवल उनकी इस्लामी शिक्षा में जो उनका विकास किया जाता है, इसीलिए उनके अंदर ये कट्टरवाद होता है। तो ये जो नुकसान है वो आर्टिकल नंबर 30 के फर्स्ट पैरा से है और ये शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब मैं आगे एक बात ये वर्णन करता हूं कि जिस समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद जब शांति वार्ता के लिए ताशकंद में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनको 11 मार्च ताशकंद में समझौता हुआ 1966 में, और इसकी जो मध्यस्थता की थी वो अलेक्सी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अलेक्सी कोसिगिन, तो अलेक्सी कोसिगिन ने मध्यस्थता की थी। लेकिन अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई जिसमें काफी विवाद उठा। अमेरिका की एजेंसी CIA का उसमें नाम आया और उसमें सीधा सीधा आरोप भारतीय लोगों पर लगाया गया कि उन्होंने ही CIA से मिलकर लाल बहादुर शास्त्री जी का मर्डर कराया है। उसकी जांच भी नहीं हुई आज तक और वो दफन हो गई। उसमें काफी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी। इंदिरा गांधी का उसमें रोल आता है। इंदिरा गांधी को फिर यहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाता है भारत में, और इंदिरा गांधी के बाद जब ये काम हो जाता है तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने मुद्रा के अवमूल्यन की घोषणा की थी। हमारी जो मुद्रा थी उसको घटाकर उसमें घटोतरी की गई थी 36% की, और डॉलर में जो वृद्धि की गई थी उस समय वो 57.2 की गई थी। डॉलर 57.2 वृद्धि की गई और रुपए में 36% की गिरावट की गई। जबकि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय डॉलर का 4 गुना रुपया था। 4 आने के बराबर डॉलर की वैल्यू थी जब हमें आज़ादी मिली थी। तो ये हमारे मुद्रा में जो अवमूल्यन हुआ ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी व्यवस्था थी देश आज़ाद होने के बाद वो अच्छी नहीं चली और देश घाटे में गया। हालांकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कुछ सफल रही थी लेकिन इतनी सफल नहीं रही थी और हमारे देश की व्यवस्था खराब हुई। इससे पूर्व मैं जाता हूँ, इससे पूर्व मैं आपको एक बात बता दूं कि गांधी जी ये चाहते थे कि देश आज़ाद होने पर कांग्रेस पार्टी को यहीं समाप्त कर दिया जाए। यदि देश में शासन करना है तो दूसरी पार्टी का गठन करिए, दूसरी पार्टी का निर्माण करिए और वह भी क्षेत्र वाइज होना चाहिए निर्माण। और ये बिल्कुल उनका सही सोच थी गांधी जी की, लेकिन गांधी जी की नहीं चली। कांग्रेस पार्टी को ज्यों का त्यों रहने दिया। अब जिस ढर्रे में ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही थी शासन करती हुई, उसी ढर्रे में हमारे देश को आज़ादी मिली
जिससे हमारे देश का सिस्टम ज्यों का त्यों रहा, सिस्टम में बदलाव नहीं आया और जिसकी वजह से हमारे देश का नुकसान हुआ। आज तक वही सिस्टम चला आ रहा है और उसकी खामियाजा आम आदमी को उसको भुगतना पड़ता है जो अपने देश में संविधान का पालन करता है, संवैधानिक रूप से अपने आप को सही रूप में प्रदर्शित करता है, उसे नुकसान होता है। तो ये नुकसान हुआ। अगर देश में दूसरी पार्टी बनाई जाती क्षेत्र वाइज, तो क्षेत्र वाइज जो समाज सेवक होते उन्हें पार्टी में लिया जाता और फिर पार्टी धीरे धीरे सरवाइव करती और फिर देश का सिस्टम नहीं बिगड़ता। हमारे देश में इस तरह काम होने से देश का सिस्टम बिगड़ा और उसका रिजल्ट ये निकला कि हम चाइना जैसे देश से भी 10-12 गुना पिछड़ गए। चाइना हमसे 10-12 गुना आगे है, लेकिन उन बातों को यहाँ नहीं करा जाता, ना कहा जाता। क्यों? क्योंकि देश में शासन चालाक लोग कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग कम कर रहे हैं। वे अपना भला करते हैं, देश का भला नहीं होता, ये सत्य है। उसके बाद 75 में इंदिरा गांधी का दौर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। 66 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, 71 का युद्ध लड़ते हैं हम और 71 में ही इंदिरा गांधी को एक नुकसान ये मिलता है कि इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन राजनारायण जी रिट डाल देते इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सिन्हा थे उस समय और वे 12 मार्च 1975 को फैसला राजनारायण जी के पक्ष में देते हैं। इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया जाता है और उन्हें 6 वर्ष के लिए चुनाव न लड़ने के लिए भी कहा जाता है। अब इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में रिट डालती हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट पे 14 जुलाई पड़ती है। अब इंदिरा गांधी ये देखती हैं कि अब मुझे क्या करना है, तो 14 जून को ये रिजल्ट आता है कोर्ट का 1975 में और हालांकि उसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री का दायित्व उन पर बना रहेगा, लेकिन वो संसद में बोल सकती हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकती, तब तक वो बने रह सकती हैं। अभी उनकी अपील है, अपील उनकी स्वीकार की जाती है। तो इंदिरा गांधी फिर देखती हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और वो राष्ट्रपति से मिलकर देश में इमरजेंसी लगवा देती हैं और यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि राष्ट्रपति ने उनके अनुसार काम किया, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हीं के बैठाए हुए थे और जिस समय राष्ट्रपति उनके बैठाए हुए थे तो राष्ट्रपति उनके इशारे पर काम कर रहे थे, जबकि इमरजेंसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, जैसा कि जयप्रकाश नारायण मांग रहे थे और विरोधी लोग मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आर्टिकल नंबर 352 का अनुच्छेद 352 का हवाला देते हुए और देश में इमरजेंसी आपातकालीन लगा दिया। उस समय गुजरात और तमिलनाडु 2 राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी। उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया, उन सरकारों को भंग कर दिया, जिससे कि पूरा देश एक नेतृत्व में आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन पूरा देश हो गया। सभी विरोधी नेताओं को जेल में बंद कर दिया और ये कार्य 25 जून 1975 को किया गया। बहुत नेता ऐसे थे जिसमें चौधरी चरण सिंह, आपके जयप्रकाश नारायण, आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उसी समय के सब लोग ये बंद कर दिए। तो इस तरह से ये देश में जो दौर हुआ इमरजेंसी का, वो यही कहानी है वो। जबकि उन्हें
नैतिक दायित्व लेते हुए जब कोर्ट का उन पर निर्णय आया तो उन्हें कोर्ट का पालन करते हुए उन्हें अपील भी नहीं करनी चाहिए थी और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। चुनाव दोबारा चुनाव में आते। ये हाल तो उस समय था कि जब 71 के चुनाव का रिजल्ट, ये 75 में रिजल्ट आया उसका, यानी 5 साल लगभग हो चुके थे। 71 का चुनाव की ये परिणाम थे, लेकिन चूंकि उनके अंदर अहंकार ऐसा था कि भाई हमारे लिए ऐसा कैसे हो गया। उनके तो घर की राजशाही थी ना कि भाई हमारे नेहरू जब इस देश के राजा रहे तो हमें भी राजा रहने का हक है, जबकि ये पूरी तानाशाही थी और ये बहुत गलत था लोकतंत्र के लिए। नेहरू ने प्रधानमंत्री का दायित्व लिया जब देश आजाद हुआ। अगर वो प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं लेते तो हो सकता है इस देश के टुकड़े भी नहीं होते। और चलो अगर टुकड़े हुए, धर्म के आधार पर इसका विभाजन हुआ, तो तुम्हें पार्टी दूसरी बनानी थी, तुमने उसी पार्टी को क्यों रखा? और उसी पार्टी को रखते हुए आपने देश के सिस्टम को बिगाड़ दिया। और देश का सिस्टम इस तरह से बिगड़ा कि देश 800 साल में, 1000 साल में तो आजाद हुआ, और उसके बाद जब वो आजादी मिली तो फिर आपने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया कि आसमान से गिरे और खजूर पर लटक गए। तो ये जो कारनामे थे कांग्रेस पार्टी के, ये अच्छे नहीं थे। ये तो देशद्रोह था सीधा सीधा। तुमने देश के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों को तो कोई हक नहीं होना चाहिए चुनाव लड़ने का, चुनाव में भाग लेने का। इन लोगों को तो पार्टी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जिन लोगों ने इतनी बड़ी गद्दारी की हो देश के साथ, कि गांधी जी ने जब ये कहा कि भाई कांग्रेस का गठन देश में शासन करने के लिए नहीं हुआ, देश पर आजाद दिलाने के लिए हुआ, तो आप तो आजादी तक मतलब रखते, और जब तुम्हें शासन करना था तो दूसरी पार्टी का गठन करते, दूसरी पार्टी बनाते, और दूसरी पार्टी बनाकर क्षेत्र वाइज उस पार्टी को खड़ा करते, उसके कार्यकर्ताओं को खड़ा करते, तब इस देश को आगे बढ़ाते। उससे भी जब बढ़ाते जब इस देश में समाज सेवी पैदा होते। आपने उस समय के जमींदारों को एमपी बना दिया। आपने उस समय के जो यहाँ मुख्य आदमी थे, मुख्य लोग थे, धनवान थे, उन लोगों को एमपी बना दिया, जिससे कि देश का जो सिस्टम वो ज्यों का त्यों रहा। जैसा अंग्रेज उस समय जमींदारों से लगान वसूल करते थे, आपके एमपी जो यहाँ का कलेक्टर और प्रशासन राजस्व लेता था, वो अब रिश्वत लेने का काम करने लग गए। इससे देश में भ्रष्टाचार बढ़ गए, और जब देश में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और देश में जातिवाद आपका ऐसा था कि आपके टाइम में फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग आपने राष्ट्रपति बना दिए, और वो इमरजेंसी आपके कहने से लगा रहे हैं। ये कौन सा तरीका था? इमरजेंसी 352 लगाने की तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, कहीं भी औचित्य नहीं ठहरता। आर्टिकल 352 कौन सा सिस्टम फेल हो रहा था भाई आपका? आंतरिक सिस्टम फेल होने पर देश में उस समय प्रावधान किया गया था हमारे संविधान में 352 आर्टिकल का, लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम कौन सा फेल हो रहा था? केवल ये फेल हो रहा था कि वो केस आपके फेवर में नहीं आया। अगर हाई कोर्ट से आपकी जीत हो जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन चुनाव में चूंकि धांधली हुई थी, आप गलत तरीके से रायबरेली से आप चुनाव में नॉमिनेट हुए, आपने बूथ कैप्चरिंग करवाई हो, कुछ भी धंधा किया हो, उस समय आप अयोग्य ठहराए गए, तो फिर आपका सिस्टम, आपने उसी को सिस्टम मान लिया। तो इससे बड़ी और क्या सबूत होगा? आपको तो कभी भी प्रधानमंत्री पद पर रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए था इस देश के अंदर। और मैं तो ये कमी को देश की जो जनता है उसकी कमी मानता हूँ कि जिस जनता ने उन्हें फिर दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया। 84 में जिस समय इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के दायित्व पर थी। क्यों बनाया जनता ने दोबारा प्रधानमंत्री? इसका मतलब है भारत के लोग लोकतंत्र के लायक नहीं। जब वो अयोग्य लोगों को नेता बनाते हैं, अयोग्य लोगों को प्रधानमंत्री जैसे पद का निर्वहन करते हैं, तो मैं उस जनता को जागरूक नहीं मानता।
जनता हमारे यहाँ इस प्रकार की बना दी कि यहाँ जातिवाद में वोट डालते थे और यहाँ जो अल्पसंख्यक था उसकी वोटें लोगों को चाहिए थी और उसी वोटों के कारण, जातिवादी मानसिकता के कारण इस देश का सिस्टम खराब हुआ और जो आज तक इस देश का सिस्टम अभी तक पटरी पर नहीं आया। और जिस देश का सिस्टम खराब होता है, राष्ट्र का सिस्टम खराब होता है, जहां वहीं पर गलत लोग लीडरशिप में भाग लेते हैं और जब लीडरशिप में गलत लोग भाग लेते हैं तो उससे सबसे बड़ा नुकसान उस देश के युवा का होता है। जो युवा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेता है उसका पेपर सही नहीं होगा क्योंकि देश भ्रष्टाचार में चल रहा है। कमीशन सही काम करेंगे ही नहीं क्योंकि कमीशनों पर उनके लोग बैठे हुए होते, वे लोग धांधली करके पैसा कमाते हैं और देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। इस तरह से हमारे देश का सिस्टम खराब हुआ और वो सिस्टम आज तक जारी है। अभी भी वो सिस्टम उस दिशा में काम नहीं कर रहा। आज आप देख रहे हो स्थिति कि अभी भी कमीशन कैसे काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में बच्चों को कितना आंदोलन करना पड़ा। यहाँ कमीशन में लोगों ने यूपीपीएससी में धरना दिया और जब उस परीक्षा को एक ही टाइम लेने के लिए कमीशन को विवश किया गया। तो ये सिस्टम की तो कमी है कि हमारे यहाँ जो अधिकारी होने चाहिए, मैं तो अभी भी योग्य अधिकारी को नहीं मानता। कमीशन में अभी भी योग्य अधिकारी बैठे हुए नहीं है। पेपरों में इतनी गलती आती है, यूजीसी नेट जैसे पेपर में गलती आना और पेपर में कम से कम 2-4 क्वेश्चन हर साल गलत आते हैं। क्यों भाई? कैसे कहीं पढ़े लिखे नहीं है वो प्रोफेसर जो पेपर को सेट करते हैं? कौन लोग वहां पेपर सेट करते हैं जो गलती करते हैं? क्यों हो रही है अभी गलती? कोई गलती मिस्टेक हो क्यों रही है? पेपर रीचेकिंग क्यों नहीं होता है? उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए प्रोफेसर की, जहां से आप क्वेश्चन लेते हो। तो ये जो कमियां हमारी चल रही हैं, ये पुरानी आदतें बनी हुई हैं लोगों को और उच्च पदों पर लोग बैठे हैं। सबसे बड़े दुर्भाग्य की तो बात यह है कि ये लोग उच्च पदों पर बैठे हैं और हमारे देश में अभी वही ढर्रा, वही सिस्टम चला आ रहा है। लीडरशिप यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती। लीडरशिप हमारे देश की कमजोर है। हमारे देश की लीडरशिप कोई अच्छी नहीं है, कमजोर लीडरशिप है। और जिस देश की लीडरशिप कमजोर होगी, योग्य लोग वहां नहीं होंगे, वहां देश का सिस्टम खराब होगा और यही इस देश की स्थिति है। तो मैं जो ये वर्णन कर रहा हूं ऑथेंटिक बुक से कर रहा हूं। आप चाहे तो देख सकते हो। स्पेक्ट्रम, ये आधुनिक बुक है स्पेक्ट्रम की, इसी में ये डाटा है जो मैंने आपको एक डाटा बताया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी तरफ से ये डाटा बना के लाया हूं या मैंने अपनी तरफ से बोला है। जो भी डाटा मैं बोलता हूं, बताता हूं, वो ऑथेंटिक बुक का डाटा होता है। इधर उधर की बुक का कोई भी डाटा नहीं होगा। डाटा जो होगा वो सभी ऑथेंटिक होगा क्योंकि यूजीसी नेट जैसी परीक्षा में ऑथेंटिक बुकों से ही स्टडी की जाती है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर प्रकाश डालना जरूरी था। देश आज़ाद होने के बाद हमारे सिस्टम में कमी इसीलिए आई क्योंकि देश में मुख्य रूप से जातिवाद का बोलबाला था। जातिवाद की वजह से उन लोगों को वोट चाहिए थी और उस वजह से भ्रष्टाचार में बढ़ावा हुआ। देश भ्रष्टाचार में ज़्यादा बढ़ा, इसीलिए हमारे देश का 127वां स्थान बना भ्रष्टाचार में और हम लोगों को बड़ी परेशानी हुई। उससे सबसे ज़्यादा नुकसान युवा का हुआ क्योंकि जो युवा देश के लिए खड़ा होता है, देश के लिए कार्य करने के लिए खड़ा होता है, उसे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो उसे चाहिए। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चे अधिक से अधिक इस वीडियो को सुने, उन्हें परीक्षा में भी लाभ मिलेगा और जो व्यक्ति हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, वो भी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। उससे उन्हें जानकारी मिलेगी। जो भी लोग समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं उसमें उन्हें जानकारी मिलेगी क्योंकि ये बहुत अहम बिंदु है और इसका अधिक से अधिक दूसरे लोगों को शेयर करें, वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।